कंसिडर सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ 0.500 मोलर C2H5OH एक्वस। और इसी तरह से ये डिफरेंट सॉल्यूशन दिए हुए हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सबकी मोलरिटी दी हुई है। सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस सॉल्यूशन एज्यूमिंग ऑल सॉल्ट्स टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ अब इस जो ये बात लिखी गई है ना गाइस, ऑल सॉल्ट्स टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें कैच है कि इनमें ये सब तो सॉल्ट्स दिए हुए हैं Mg3PO4 KBr, लेकिन जो C2H5OH है ना, ये सॉल्ट नहीं है। समझ में आ रहा आपको मैं किस सेंस में कह रहा हूं? ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है, सो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ओके, सो जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसमें I की वैल्यू 1 ही होगी, या कह सकता हूं तो हैंस इज नॉट अ इलेक्ट्रोलाइट और डिसोशिएट नहीं होता, राइट। सो इसका मतलब I इक्वल्स टू 1 लिया जाएगा। इस बात को आप जरूर याद दीजिएगा। सो अब ऑस्मोटिक प्रेशर का इसमें सबका रिलेशन पूछा गया है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई ऑस्मोटिक प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू ICRT। I यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर है, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। सो R एंड T, R तो सबके लिए कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, और सारे के सारे सॉल्यूशंस 25 डिग्री पे, तो हैंस RT कांस्टेंट है। सो इससे मैं ये देख सकता हूं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ I, दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? जो ये मोलरिटीज दी हुई है। सो अब क्या करते हैं, ये जो पाई है प्रोपोर्शनल I इंटू C, इसकी सभी सॉल्यूशंस की निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या रिलेशन बैठता है। सो पहला है C2H5OH। मैंने आपको बताया इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, सो इसका मतलब इसकी I इक्वल्स टू 1 होगी। ओके, एंड C 0.5 दी हुई है, इसका मतलब पाई क्या हो जाएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC इक्वल्स टू, जो ये IC होगा वो क्या हो जाएगा? I1 इंटू 0.5, तो 0.5 हो गए। सिमिलरली अब जब सेकंड का आप देखते हैं, यानी Mg3PO4 ट्वाइस, अब इसमें अंतर आ जाता है। क्यों? देखिए, Mg3PO4 ट्वाइस जब वाटर में एक्वस सॉल्यूशन है तो डिसोशिएट हो जाएगा, यानी 3Mg2 प्लस 2PO4 3 नेगेटिव में। अब अगर I इसमें देखते हैं ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हुए होंगे। इसका मतलब जो I की वैल्यू क्या होगी? जो कोफिशिएंट है ये 3 एंड 2, इनका प्लस 3 प्लस 2 यानी 5, इसमें I 5 हो गया। अगर आप ऊपर वाले केस में देखेंगे तो क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं था इसलिए मैंने 1 ले लिया, लेकिन अगर सपोज, मतलब अगर मैं एज्यूम कर लूँ इमेजिनरी किसी वर्ल्ड में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो C2H5OH ब्रेक हो गए, C2H5O नेगेटिव प्लस H आयन मान सकता हूं मैं, भाई ऐसे एसिडिक केस देता है ना, तो उस केस में ये 1 + 1 2 हो जाता और I की वैल्यू यहाँ 1 नहीं 2 हो जाता। लेकिन हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता, इसलिए I इक्वल्स टू 1 होगा और सब कुछ, राइट। सो इससे IC की वैल्यू क्या हो गई? I क्या दिया है? 5 निकाल लिया अभी। C क्या दिया हुआ है इसका? 0.1, सो अगेन 0.5। तीसरा है आपका 0.250 मोलर KBr। अगेन KBr एक्वस में जब आप ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा? K प्लस एंड Br नेगेटिव। I क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 हो गया, राइट। सो I इंटू C की वैल्यू क्या होगी? ट्वाइस ऑफ 0.250, इसका हो गया, तो क्या हो जाएगा? 0.5। एंड जो लास्ट है आपका Na3PO4, ये कैसे ब्रेक होगा? ये भी सिमिलरली ब्रेक हो जाएगा, एक्वस मीडियम में है, तो 3Na प्लस PO4 3 नेगेटिव। सो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3 प्लस ये जो एक है 1, 4 हो गया। सो I इंटू C क्या हो गया? 4 इंटू कितना कंसंट्रेशन दिया हुआ है इसका? 0.125, सो यानी ये भी 0.5 आ गई। सो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें जितने भी आपके
जो आई इंटू सी है, यानी पाई है जो आई, देखिए पाई था ऑस्मोटिक प्रेशर, जो देखिए इसमें क्या है, कांस्टेंट है ना, के आई सी, आर टी की वैल्यू जो भी आएगी सब में यही सेम आ जाएगी ना। सब में अगर के मल्टीप्लाई कर दूँ, आर टी की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 0.5 है, तब 0.5 आर टी, 0.5 आर टी हो जाएगा। आई होप गाइस समझ पा रहे होंगे ना। सो अब आप क्या देखेंगे कि ये जो है आपका सभी में इक्वल आ रहा है, ये भी इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल एंड ये इक्वल। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया क्या हो गया, दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When mercuric iodide is added to the aqueous solution of potassium iodide, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है उस पे क्या रिलेशन होता है वो हमें बताना है ना। आपको मैं सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं, ये मर्क्यूरिक आयोडाइड वाला। मर्क्यूरिक क्या है, देखिए जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं मरकरी वाली, जो मरकरी के कंपाउंड्स होते हैं उसमें आप दो सुनेंगे बेसिकली। एक तो होता है मर्क्यूरिक जैसा इसमें दिया हुआ है, और एक होता है मर्क्यूरस, राइट। सो मर्क्यूरिक में Hg2+ होता है, यानी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो मर्क्यूरस है उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन उसे हम Hg+ ना लिख के Hg2+ लिखते हैं। ये बेसिकली इस फॉर्म में स्टेबल रहता है ज्यादा। व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, इन्होंने क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन था पोटेशियम आयोडाइड का, राइट। तो इनिशियली अगर मैं के आई पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को लूं, राइट, तो वो कैसे ब्रेक होता है, K+ और I नेगेटिव में। नाउ अब ये एक्वस सॉल्यूशन है, राइट, यानी वाटर में डाल के ब्रेक हुआ होगा। अब मैंने इस सॉल्यूशन में जो ये KI का था, इसमें मैंने मर्क्यूरिक आयोडाइड डाल दिया, यानी Hgi2। अब ये कह रहे हैं जैसे ही मैंने ये इलेक्ट्रोलाइट डाला या सोल्यूट डाला, जो भी आप माने, तो इसके KI के फ्रीजिंग पॉइंट पे, या जो देखिए ये सोलवेंट माने, जैसे ही सोल्यूट डाला तो ओवरऑल फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ा होगा। यानी अगर सपोज फ्रीजिंग पॉइंट इसका 20 है, तो क्या इसका फ्रीजिंग पॉइंट 25 हो जाएगा या 20 या 18 हो जाएगा, समझ रहे हैं, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड सेम विद द बॉइलिंग पॉइंट। नाउ आई होप आपको ये बेसिक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए KI था आपने डाला, अब इसमें मैंने Hgi2 डाल दिया। जैसे ही आप Hgi2 को KI में डालते हैं तो क्या रिएक्शन आएगी, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स बन जाता है K2Hgi4, राइट। सो इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, 2KI, ये हो गया। नाउ लेट जस्ट एज्यूम, क्योंकि यहां पे बैलेंस करके हमने 2KI लिया था, तो यहां भी मैं 2KI मान लेता हूं, समझ रहे हैं। अब बिकॉज यहां पे अब 2+2 है, तो I इक्वल टू क्या हो गया, 4, 2+2। अब जैसे ही आपने इसमें KI ये डाला, अब ये कितने में ब्रेक होगा, देखिए ये था इसमें डाला, लेकिन वाटर में सॉल्यूशन है, जैसे ही डालेंगे वाटर में ये ब्रेक हो सकता है। ये ब्रेक देखिए समझ में आया ना, एक्वा सॉल्यूशन था KI का, उसमें Hgi2 डाला, यानी Hgi2 ने 2KI के साथ तो रिएक्शन के कॉम्प्लेक्स बना दिया, लेकिन क्योंकि ये वाटर में सॉल्यूशन है तो डिसोसिएट हो जाएगा। Hgi4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव में, कॉम्प्लेक्स आयन है, ये अंदर वाला ब्रेक नहीं होता। तो अब इसमें अगर आप इसकी I देखेंगे, यानी वेंट ऑफ फैक्टर 2+1, ये राइट साइड में चल रहा है गाइस, है ना, तो क्या हो गया, 2+1 3, I डिक्रीज हो गई। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए डेल TF होता है IKF इंटू मोलैलिटी, या डेल TB क्या होता है IKB इंटू मोलैलिटी। समझ में आ रहा है आपको। अब इसमें ये तो फिक्स रहेगा, मोलैलिटी भी फिक्स है। डेल TF या डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, यानी I डिक्रीज होगी तो डेल TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको कुछ जो पार्ट 1 में आपको याद होगा कि अगर डेल TF इंक्रीज होती है तो I इंक्रीज होगी, राइट। लेकिन
टी ऑफ, जैसे ये क्या होता है, डेल टी एफ क्या होगा, टी सोलवेंट, टी एफ ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू होता है आई के बी एम। तो मैंने आपको एक थंब रूल बताया था कि, और इसमें क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट के केस में, टी सॉल्यूशन, टी बॉइलिंग पॉइंट इज सॉल्यूशन माइनस टी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, राइट। तो मैंने आपको एक थंब रूल बताया था कि डेल टी एफ इंक्रीज होगी तो आई इंक्रीज होगा तो डेल टी एफ इंक्रीज होगा, सिमिलरली आई इंक्रीज होगा तो डेल टी बी भी इंक्रीज होगा, लेकिन आई इंक्रीज हो रहा है तो टी एफ ऑफ सोलवेंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट डिक्रीज हो जाएगा, समझ में आ रहा आपको। और सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट इंक्रीज हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट रिलेशन है और इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, आप करके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर ये आपको छोटा सा पॉइंट याद हो जाए तो एग्जाम में आपको ये डेल टी और डेल टी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ये सब प्रॉब्लम से बच जाएंगे आप। सो आई अगर 3 यानी 4 से 3 हो गया यानी डिक्रीज हुआ, आई डिक्रीज हुआ यानी टी एफ ऑफ सोलवेंट इंक्रीज हो गया होगा, राइट। पोटेशियम आयोडाइड का पूछा था, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या है आपका ऑप्शन, फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड। ये गलत हो जाएगा, लोअर नहीं होता चेंज होता है, इसलिए भी गलत होगा। बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, ये भी गलत, क्योंकि आई डिक्रीज हो रहा है तो इस रिलेशन के क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट भी डिक्रीज हो रहा होगा। अगर यहाँ पे डज नॉट चेंज के डिक्रीज होता तब ये ऑप्शन आपका सही होता। सो फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, राइट गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, it is found that the VP of solution is less than the pure solvent. VP of solution is more than that of pure solvent. Only solute molecules solidify at the freezing point and only solvent molecules solidify at the freezing point. Now guys, मैंने आपको जो पिछला पार्ट था इस प्रीवियस ईयर्स का, उसमें आपको मैंने बताया था कि जो ये 2-3 ग्राफ बने हुए हैं स्पेसिफिकली सॉल्यूशन चैप्टर के, वो आप अगर आप ढंग से देख लें तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ग्राफिकली आप बहुत जल्दी से आसान सोल्व कर दें। सो मैंने एक ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, उसमें क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सॉलिड है, सपोज सॉलिड सॉल्वेंट, राइट, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है किसी सॉलिड का। सिमिलरली अगर वो सॉलिड सॉल्वेंट है जो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का, जैसे अगर मैं सॉल्वेंट वाटर मान लेता हूँ H2, ये आसानी रही। अब ये बर्फ का था, आइस का था। सिमिलरली अगर आप प्योर वाटर का ले लें, H2O वाटर लिक्विड स्टेट का सॉल्वेंट, तो उसका भी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर अगर यहाँ से मैं यहाँ तक डिक्रीज होता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो सॉलिड सॉल्वेंट है एंड जो H2O सॉल्वेंट है, सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज ऑफ सॉल्वेंट्स कि जो दोनों हैं वे इक्विलिब्रियम में होती हैं। ये मैंने उसमें भी समझाया था, इसमें समझा रहा हूं आपको। सिमिलरली अगर मैं इस पानी में कोई सॉल्वेंट डाल देता हूं, कोई सोल्यूट डाल देता हूं H2O में, सपोज ए सोल्यूट मिक्स कर दिया, ए है, ऑब्वियसली वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जब भी आपका कोई नॉन जो डिसोशिएटिव या जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो आप डिसोशिएट कर दिया आपने, तो उससे क्या होगा, वीपी डिक्रीज हो जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस वाले सॉल्यूशन का यहाँ पे है, लेकिन इस प्योर का ये वेपर प्रेशर था, राइट। लेकिन इसमें भी क्या है, ये जो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, वेपर प्रेशर में इंक्रीज होता है लेकिन थोड़ा एक्सटेंड कम हो जाता है। ये ग्राफ देखा आपने, ये सॉल्वेंट का था, ये सॉल्यूशन का है, समझ गए गाइस आप। सो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो जैसे ही कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आपने डाला किसी सॉल्वेंट में तो वीपी डिक्रीज हो जाती है, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट है ये, समझ में आपको। अगेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, गलत ही हो गया, पहले वाला सही है तो दूसरे वाला गलत हो ही जाएगा। अगेन only solute molecules solidify at the freezing point या only solvent molecules solidify at the freezing point। मैंने आपको बताया
कि जैसे अगर आप प्योर सोलवेंट लेंगे तो जो ये सोलवेंट है वॉट लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का उस फ्रीजिंग पॉइंट पे, सपोज इसको आप TF मान लें, इक्विलिब्रियम में होते हैं। सिमिलरली इस सॉल्यूशन में भी इस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो सोलवेंट फेज होता है। आप एक बात याद रखें, इक्विलिब्रियम होगा सॉलिड फेज से लिक्विड फेज का, वो होगा सोलवेंट की वजह से, लेकिन जो VP डिक्रीज हो रहा है प्योर सोलवेंट से सॉल्यूशन बनाते वक्त वो हो रहा है सोल्यूट की वजह से। समझ में आया गाइस आपको? सो इसका मतलब क्या है कि ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों? सोलवेंट और वो इक्विलिब्रियम में है। तो आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा। सिमिलरली C इसकी वजह से गलत हो जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75.2 ग्राम ऑफ फिनोल इज डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट ऑफ KF14. If the depression in freezing point is 7 Kelvin, 7 K, then find the percentage of phenol that dimerizes. देखिए गाइज, मैं आपको, ये तो खैर आसान है, इस टाइप के आप क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत रिपीट होते हैं। लेकिन आपको मैं ना हल्का से एक आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया गया। देखिए इसमें क्या लिखा है, डिजोल्व इन सॉल्वेंट ऑफ KF। आपको मैं एक बात बता दूं, किसी सॉल्यूशन में जो आपका ये KF है या KB है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये हमेशा सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। सो आपके अगर प्रीवियस ईयर ये आपका कोई ऑब्जेक्टिव में आए तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है यानी ΔTF, राइट, ये दिया हुआ है 7 केल्विन। अगर ये 7 केल्विन के बजाय 7 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता तब भी दोनों सेम ही वैल्यू होती, क्योंकि गाइज टेम्परेचर नहीं दिया है। जब भी आपको चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू दी जाती है तो 7 आइदर केल्विन में दिया हो, 7 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो, दोनों सेम ही यूनिट होती है। चेंज कितने का हुआ वो हमेशा सेम रहेगा, आप देखिएगा फॉर्मूला यूज करके। ओके गाइज, नाउ अब देखिए इसमें क्या कहा है, आपको मैं समझा दूं। इन्होंने कहा है कि जो फिनोल है C2H5OH, ये सोल्यूट है बेसिकली किसी सोलवेंट में जिसका KF14 है, उसमें डाल दिया। समझ में आपको? जैसे इसमें डाला तो पूरा जो सोलवेंट का या पूरा ओवरऑल जो सॉल्यूशन का ΔTF क्या दे दिया, 7, राइट, ΔTF हो गया। लेकिन रिएक्शन में हुआ क्या कि जो फिनोल जैसे आपने सोलवेंट में डाला, फिनोल डाइमराइज हो गया, रिएक्शन डाइमराइजेशन वाली होगी। मतलब देखिए 2C6H5OH लिया तो आपस में वो डाइमराइज होने लगा, C2H5OH ट्वाइस हो गया। अब इसको अगर मैं हल्का सा, वैसे जरूरत नहीं है मुझे इतना आगे जाने की, लेकिन आप ऐसे मान ले कि फॉर एग्जांपल ये 2 मॉलिक्यूल डाले मैंने इस सॉल्वेंट में, इस सॉल्वेंट में मॉलिक्यूल में डालते फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये माने कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और डाइमर की तरह एग्जिस्ट करने लगे, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ओके, अब मुझे इसका जो परसेंटेज है कि फिनोल का जो डाइमराइज हुआ वो बताना है। अब ये आप ये कैसे बताएंगे? सपोज इनिशियली आप 1 आप यूनिट लिया, मानते हैं हम इसको 1, और इनिशियली 1 ये 0 था, क्वांटिटी कंसंट्रेशन कुछ भी मान ले ना हो। जब यहां से कुछ घटा होगा तभी यहां डाइमर बना होगा भाई। जब यहां से कुछ इनिशियली ये कंप्लीट 1 था तो यहां से उठ के कुछ यहां आया तो यहां कुछ बच गया, कुछ यहां पड़ गया। तो सपोज यहां से अल्फा घट गया, राइट, ये 1 माना है इसलिए अल्फा मान रहा हूं, 100 भी मान सकते थे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा सपोज घट गया इसमें से। अब क्योंकि अल्फा घट गया, वी नो क्योंकि यहां ट्वाइस है तो अल्फा बाई 2 बन गया। अब इस अल्फा की वैल्यू आपको बेसिकली बतानी है, क्योंकि इतना ही अल्फा यहां से कम हुआ है। इस अल्फा बाई 2 के चक्कर में आप कंफ्यूज मत हो, अल्फा जितना यहां से घटा उतना ही यहां बना होगा, राइट गाइज। ना हो अब ये अल्फा ये देखते ही मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रखा है मैंने, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए कैलकुलेशन में हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा। आई की वैल्यू निकाल लें, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो कुछ फाइनल प्रोडक्ट में कुछ मेरा ये भी है कुछ ये भी है, तो मैं पूरे को ऐड करूंगा, ना कि सिर्फ राइट हैंड साइड वाले को।
सो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाई टू। नाउ अगर मुझे अल्फा पता करनी है और मैं किसी तरह से इस आई की वैल्यू पता कर लूँ, समझ आ रहा आपको, तो मेरा जो वैल्यू है काम बन जाएगा मेरा। अब मैं आई कैसे निकालूं, आई के इकलौते मुझे कुछ एका दुक्का फॉर्मूले हैं गाइस। नाउ जो आई की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, देखिए क्योंकि मेरा जो कंपाउंड है वो डाइमराइज हो रहा था इस केस में, राइट। सो जो मैं डेल टी एफ वाला फॉर्मूला निकालता हूं उससे मेरा करेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, राइट। कैसे, अभी मैं बताता हूं आपको। देखिए जब भी आपको डाइमराइज हो रहा है तो आपको कैलकुलेटेड और थियोरेटिकल दोनों मॉलिक्यूलर मास आपके डिफरेंस होते हैं। तो इस केस में आपका जो आई का फॉर्मूला जो लगता है वो क्या लगेगा, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। देखिए अंतर समझिए, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास क्या है, जो कि आप वैल्यू रख के कैलकुलेट करते हैं, यानी C2H5OH का क्या है 12 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1, इस तरह से कैलकुलेट करके जो निकालते हैं, यानी जो कैलकुलेटेड है आप थ्योरेटिकली निकालते हैं, राइट। सो ये क्या हो जाएगी आपकी, इससे निकालेंगे तो 94, जो एक्चुअल है जो निकालते हैं आप। और ऑब्जर्व क्या है, जो रिएक्शन में जो दूसरा आ रहा होगा, क्योंकि फिनोल डाइमराइज हो रहा था। सो इसलिए सपोज ऑब्जर्व एम को आप एम मान ले, क्योंकि मुझे एम निकालना पड़ेगा पहले ना। इस एम की वैल्यू अगर मैं निकाल दिया और 94 से डिवाइड करके आई की वैल्यू हो जाएगी, जिसको आप इसमें पुट कर दें। ये तो हो गया एक बार। नाउ डेल टी एफ को आई के एफ एम ना लिख के इस आई को हटा दे कैलकुलेशन पर्पज के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा के एफ इंटू एम। देखिए गाइज ये जो स्टेप्स है ना ये रटने के नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए आप, क्योंकि अगर आप पहली बार फॉर्मूला देख रहे हैं तो आपको लगेगा, लेकिन अगली बार से आपको कोई डाइमराइज ट्राइमराइज वाला कोई भी इश्यू आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। देखिए अल्टीमेटली हमारा मेन गोल है आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं सोल्व। आई होप गाइज आपको समझ में होगा, जब ये क्वेश्चन आया होगा तब भी उन स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस की तैयारी की हुई होगी, राइट। सो देखिए के एफ को क्या वैल्यू दिया हुआ है 14, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है, ऑब्जर्व्ड एम, ये C2H5OH का ही है ना, तो इसको मैं m मान लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन वेट ऑफ या मास ऑफ सोलवेंट ना। क्योंकि इसमें मास नहीं दिया हुआ है तो लेट जस्ट सपोज ये 1000 है। 1000 इसलिए लिया क्योंकि मोलैलिटी में बेसिकली मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट होता है। समझ में आपको, मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। सो इन केस अगर इन्होंने नहीं दिया हुआ तो हम एज्यूम कर लेंगे 1000 दिया है, इसी वजह से हमने 100 या 10,000 नहीं लिया है, जो आपका क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में। नहीं दिया है ना ही पूछा है तो मैं एज्यूम कर लूँगा कि 1000 ग्राम में डिजोल्व किया होगा, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला यही होता है। अब अगेन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, डेल टी एफ की वैल्यू 7 है और डब्ल्यू ए क्या दिया हुआ है आपका 75.2, एम कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 150.4। इस 150.4 को आप इस फॉर्मूले में रख दें, यानी आई इक्वल्स टू 94 डिवाइड बाई 150.4, ये आ जाएगी 0.625। अब जो ये 0.625 आ गया, अब किस में रख दें, इसमें रख दें। 0.625 इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फा बाई 2, इसका मतलब एल्फा की वैल्यू 0.75 हो गई। समझ में आपको। एंड परसेंटेज पूछा है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 75% आ जाएगा आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन आपको देखिए प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, हम इसी वजह से कर रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट एग्जाम में भी बैठ सकते थे। आपको एक ही पॉइंट सीखने को मिला, 1000 क्यों लिया, मोलैलिटी है, राइट। प्लस ये देख लिया डाइमराइज हो रहा था, तो ऑब्जर्व यानी जब सॉल्यूशन में मैं इस सॉल्वेंट का वेट ऑब्जर्व करूंगा तो मोलिकुलर मास दुगना आ रहा होगा लगभग, तभी तो मुझे पता लगा कि भैया ये डाइमराइज हुआ या क्या हुआ। समझ में। अब ये मत कहिएगा आपकी ये डाइमराइज तो हुआ नहीं, दुगना नहीं आ रहा है, ये जो इन्होंने वैल्यूज दिए उसके अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेशन में आ गया। 75.2 दिया था ना। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.22 ग्राम C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड इज एडेड इनटू 2 solvents
एंड डेटा ऑफ डेल टीबी एंड केबी आर गिवन एज, ये वाला इन्होंने कह दिया कि सपोज गाइस देखिए, ये ले लेता हूं पहले वाला जिसमें इन्होंने 100 ग्राम CH3COCH3 एसीटोन, राइट, इसमें डाला बेंजोइक एसिड को, ये सोलवेंट है। 1.22 ग्राम 100 ग्राम एसीटोन में डाला, और दूसरे क्या केस में क्या करा, 1.22 ग्राम 100 ग्राम बेंजीन में डाल दिया, इससे H6 हो गया। अब डेल टी और केबी की वैल्यू दी हुई है। अब इनके ऊपर डिपेंड करके हमें ये बताना है कि फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बोथ द केसेस। आप देखिए गाइस, जो पहला क्वेश्चन आपका आया था जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ होगा, इसमें आपको थोड़े से और कंफ्यूजन रिमूव हो जाएंगे, राइट। अब ये डेल टी बी और के बी, इनको देखते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक वैल्यू आती है, और वो क्या, डेल टी बी इक्वल्स टू आई इंटू Kb into M. Similarly, the del Tb equals to I into Kb into molality. Now, because acetone and benzene इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो ये क्या करेगा, I की वैल्यू 1 कर दें, I की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको तो आप हटा दें, इसका लोचा ही नहीं लेना हमें। अब क्या करें, वैल्यू निकालें। देखिए 0.17 दिया हुआ है, Kb की वैल्यू दी है 1.7, और मोलैलिटी क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, यानी 1.22 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अब ये निकालना है मुझे, तो मैं इसको m मान लेता हूं, m1 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, यानी क्या दिया हुआ है 100। इसको जब आप सोल्व करते हैं, वी केम टू नो, ये 1.7 है गाइज, कि m1 122 है, यानी जब बेंजोइक एसिड एसीटोन में डाला। समझ आ रहा आपको गाइस। अब एक बात देखिए, जब आप बेंजोइक एसिड C6H5COOH का कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास, कैसे करेंगे, देखिए 7 कार्बन है, 7 इंटू 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 इंटू 1, और 2 ऑक्सीजन है तो प्लस 2 इंटू 16। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका मॉलिक्यूलर मास 122 आ जाता है, राइट। तो जब आपने बेंजोइक एसिड को एसीटोन में डाला, मेरा इससे पता लग गया कि 122 आ गया। सिमिलरली जब आप केस बी में देखते हैं तो क्या देखते हैं देखिए, इसमें आपको एक पॉइंट और समझ में आ जाएगा अगर पिछली वीडियोस देखी हुई है। डेल टी बी है 0.13, के बी क्या है इस केस में 2.6, और अगेन वही 1.22 ग्राम सोल्यूट डाला है 100 ग्राम बेंजीन में, यानी मॉलिक्यूल में क्या है, इसका मुझे निकालना है m2 इंटू 1000 अपॉन 100। इससे मुझे क्या पता लग जाता है, m2 हो गया आपका 244। देख रहे हैं अब आप। अब देखिए इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आईआईटी में 3 से 4 बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H5COOH इन बोथ द केसेस। मैंने कह दिया इस पहले केस में भी 122 है, इस केस में 244 है। इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर है, यानी जो देखिए इसमें मॉलिक्यूलर क्या है, दो, यानी दो 122 वाले मॉलिक्यूल C6H5COOH और C6H5COOH को मिला के मैंने एक मॉलिक्यूल बना दिया 244 का। तो इसका मतलब दो जुड़ रहे हैं, डाइमर बन रहा है, डाइमराइज हो रहा है। तो इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि जब बेंजीन में आपने बेंजोइक एसिड डाला तो बेंजोइक एसिड डाइमराइज हो गया, बट ऑन दी अदर हैंड जब एसीटोन में डाला तो डाइमराइज नहीं हुआ। इंटरप्रिटेशन ये होगी। समझ में आ गया? आपका आंसर तो फाइनली हो गया, लेकिन आपको मैंने एक बात पहले वीडियोस में भी बताई थी। देखिए जब भी आप बेंजोइक एसिड, स्पेशली बेंजोइक एसिड नहीं, कोई भी एसिड है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी नॉन पोलर सोलवेंट में डालते हैं जैसे C6H5 C6H6, तो ये हमेशा डाइमराइज हो जाएगा। कैसे? C डबल बॉन्ड OH, इधर CrCOH डबल बॉन्ड O, और इनके बीच में इस O के और इस H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस HO इस O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है एज ए डाइमर। लेकिन जैसे ही किसी पोलर सोल्यूट में डाल देंगे, जैसे वाटर,
जैसे एसीटोन दिया हुआ था, एसीटोन कैसे है पोलर, आई होप आपको ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ये डेल प्लस है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लेता है ऑक्सीजन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है देन कार्बन, तो पोलर है। इस वजह से ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता और एग्जिस्ट सोलली करता है, और इसलिए 144 आया था इसका, सॉरी 122 आया, तो इसमें 244 ट्वाइस हो गया था। आई होप गाइज आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, बहुत बार आ चुका है, किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए अब, कंसिडर 3 सॉल्वेंट्स ऑफ आइडेंटिकल मोलर मासेस मैच देयर बॉइलिंग पॉइंट विद देयर केबी वैल्यूज। नाउ इन्होंने क्या किया है कि x का बॉइलिंग पॉइंट सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, y का सपोज 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉल्वेंट्स हैं गाइज, इस बात पे ध्यान रखिएगा आपको, एंड z 283 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मुझे ये बताना है क्या ये केबी की वैल्यू मैच करनी है बेसिकली, सपोज इसकी इससे इसकी इससे इससे कुछ भी, अभी मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं ना। अब देखिए गाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि डेल टी एफ या डेल टी बी आई के एफ इंटू मोलैलिटी होता है या आई के बी इंटू मोलैलिटी होता है। समझ में आ रहा आपको? नाउ देखिए गाइज, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिकल मोलर मासेस दिए हुए हैं, तो अब क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, तो ये मैं मान के चलूंगा सेम सोल्यूट इन 3 डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डाला होगा। सेम सोल्यूट है, मोलर मास सेम है, तो मैं मान के चलता हूं सबकी मोलैलिटी कांस्टेंट हो जाएगी, राइट गाइज। सिमिलरली अब क्योंकि आई की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो मैं आई इनको हटा देता हूं, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या मानता हूं डेल टी एफ, क्योंकि के एफ इंटू एम बी होता है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, सपोज सोल्वेंट है, तो जो डेल टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गया के एफ के, सिमिलरली डेल टी बी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बी के। अभी मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले ही आपको बताया कि जब भी ऐसा सोली हो तो हमेशा क्या होगा, जो टी सोलवेंट है, टी एफ ऑफ सोलवेंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है के एफ के, लेकिन जो ये वाला है इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है सोलवेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर के बी इंक्रीज हुआ तो टी बी सोलवेंट इंक्रीज होगा, के एफ डिक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज होगा। अब देखिए उस जो क्वेश्चन में आपको मैंने सेम फॉर्मूला आई के उससे बताया था, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, सेम ही बात है। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा कि डेल टी बी बेसिकली सॉल्यूशन माइनस सोलवेंट होता है, और जो डेल टी एफ होता है वो सोलवेंट माइनस सॉल्यूशन। तो बेसिकली जब मैं ये कर रहा हूं ना, तो ये डिफरेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो उसमें कुछ ना देखें, टी एफ हो आई हो, जब भी इस टाइप का हो ना कि डेल टी एफ इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्यों इंक्रीज हो रहा है, के एफ की वजह से, आई की वजह से, आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ ये देखना कि डेल टी एफ इंक्रीज हो रहा है तो सोलवेंट डिक्रीज हो रहा होगा, टी एफ इसका आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट एफ है, और अगर डेल टी बी इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट भी इंक्रीज हो रहा होगा। मेन बात इस पे है, इसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये इंक्रीज हो रहा है। समझ में आपको? नाउ इसमें बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कहा था, तो क्या हो गया, टीबी ऑफ सॉल्वेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केबी वैल्यूज, तो डायरेक्ट कर ले। अब देखिए एक्स वाई जेड 283 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका, तो इसका सबसे मैक्सिमम हो जाएगा यानी 0.92, वाई का 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, सबसे लेस है तो यानी 0.53, राइट। सिमिलरली वाई क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मिडिल वैल्यू आ जाएगी यानी 0.63, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट गाइस। तो ये इससे मैच हो गया, ये इससे मैच हो गया, और ये इससे मैच हो गया, राइट। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता, ये पॉइंट आपको जरूरी समझना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर 3 into 10⁻³ kg of acetic acid is added. If 23% of acetic acid is dissociated, what will be the depression in freezing point? KF वगैरह दिया। देखिए क्या कहा है, ये आपका कोई वाटर है H2O जिसका 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम, मास नहीं दिया हुआ। इसके उस अंदर आपने 3 into 10⁻³ kg क्या डाला, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या है आपका सोल्यूट। अब क्या कह रहे हैं कि डेल टी एफ निकालना है, सिंपल।
अब देखिए CH3COOH जब डिसोसिएट होता है तो CH3COO नेगेटिव प्लस H आयन देता होगा, ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हो रहा होगा डिसोसिएट, राइट गाइज। सो इस केस में देखिए आई अगर हम जब कैलकुलेट की थी उसमें मैंने आपको C2H5OH को हटाया था, तो कंप्लीट डिसोसिएट होंगे तभी आई की वैल्यू कैलकुलेट होती है ना। सो अब क्या हो गया, इसमें इन्होंने कहा 23% डिसोसिएशन हो रहा है सिर्फ। नो जैसे लेट्स सपोज ये 1 है इनिशियली, ये 0 0, राइट। तो अगर 1 माइनस एल्फा ले लेता हूँ तो एल्फा एल्फा हो जाएगा, 1 1 है यहाँ पे। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एल्फा प्लस ये एल्फा प्लस ये एल्फा। सो इससे आई की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा। एल्फा क्या है 23%, 23% यानी 23/100 मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियली 1 ली हुई है, राइट। तो 0.23 वैल्यू हो जाती है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 0.23 यानी 1.23 की वैल्यू आ गई आपकी आई की, समझना आपको। अब डेल टी एफ यानी डेल टी एफ क्या होगा, आई इंटू के एफ इंटू एम। इसमें देखिए हमने आई की वैल्यू डायरेक्ट लिख ली, कोई डायमराइज कुछ नहीं हो रहा है। आई की वैल्यू डेल टी एफ नहीं पूछा है, आई की वैल्यू क्या है 1.23, के एफ है आपका 1.86 एंड मोलैलिटी निकालनी है। मास ऑफ सोल्यूट क्या है, मास ऑफ सोल्यूट क्या है 3 इंटू 10⁻³ kg में दिया हुआ है, मैं इंटू 3 करके ग्राम में कर देता हूँ, राइट, ताकि मेरे लिए आसानी रहेगी। अपॉन एसिटिक एसिड का मोलिकुलर मास क्या होगा 60 इंटू 1000 अपॉन कितना मास ऑफ वाटर, W ऑफ वाटर मास। अब इसमें 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, राइट। अब क्या है, मुझे इसका मास निकालना पड़ेगा, डेंसिटी दी हुई है निकालने, डेंसिटी इंटू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू V, डी क्या है 0.997। अगर नहीं दी होती गाइस तो आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मान के सॉल्यूशन कर सकते थे, आंसर ला सकते थे, इंटू 500। ये ध्यान दीजिएगा यूनिट पे सेंटीमीटर क्यूब दी हुआ है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, राइट। सो इससे जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आ गई अप्रोक्स 498.5 आ गई, राइट गाइस। कैलकुलेशन पर्पज के लिए आप 500 भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन क्योंकि सब्जेक्टिव है तो आई थॉट कि ऐसे लिख लूँ, राइट। आपको समझ में आ जाएगा, 500 आप खुद भी लिख सकते हैं, 0.997 को 1 मान लें, है ना। तो इसकी वैल्यू जब मैं यहाँ रख देता हूँ तो जो मेरा डेल टी एफ क्या आएगा, देखिए 1.23 इंटू 1.86 इंटू ये कट गया 3/60 इंटू 1000 अपॉन 498.5। जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी डेल टी एफ की वो क्या हो जाएगी 0.23 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट गाइस। इसमें और कुछ नहीं था, ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्या था इसमें, कुछ नहीं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन को पढ़िए गाइस, बहुत लंबा है, खुद से पढ़िए, इसमें पॉज करके, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ। सो बेसिकली इसमें क्या क्या है कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है माइनर प्रोडक्ट का। सो हुआ क्या है, बेसिकली बेंजीन को नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया, राइट। सो एक तो नाइट्रो बेंजीन बना मेजर प्रोडक्ट और एक दूसरा माइनर प्रोडक्ट बना है, राइट। सो हम ये और जो माइनर प्रोडक्ट है उसमें ये कहा गया है कि कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना है, नाइट्रोजन इतना, ये तो उसका फॉर्मूला बताना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट। और उसके आगे ये वाला कि जब 5.5 ग्राम जो प्रोडक्ट है वो 45 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व होगा, राइट। तो पूछा है कि मोलर मास क्या होगा माइनर प्रोडक्ट का, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ, समथिंग लाइक दैट। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, अभी मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा, पूरा पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ें फिर देखें। इसका सबसे पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। अब देखिए हो गया, मैं इसको विंडो, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा साइज में करने वाला हूं ताकि इस पेज पे आपको आराम से दिखने लग जाए, राइट। देख लिया आपने क्वेश्चन। नाउ सपोज आपको ये दिया हुआ है कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन एंड ये ऑक्सीजन, राइट। नाउ इसमें परसेंटेज दी हुई है कितनी कितनी, 42.86 कार्बन, 2.40 हाइड्रोजन परसेंटेज में है सब, नाइट्रोजन 16.67, राइट, एंड ऑक्सीजन 38.07। जब भी आपको इसकी वैल्यू दे दी है परसेंटेज में तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है, एक फिक्स्ड स्टेप्स हैं बेसिकली, राइट। अब परसेंटेज दिया, अब एटॉमिक मासेस क्या है इन सब के, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, राइट। तो अब आप इससे क्या करते हैं, एक रिलेटिव
नंबर निकालते हैं, रिलेटिव नंबर। रिलेटिव नंबर क्या है? परसेंटेज ऑफ दैट एटम, परसेंटेज जो दी हुई है डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट जो दिया हुआ है, ये रिलेटिव नंबर निकाल लें। यानी 42.86 डिवाइडेड बाई 12, जो ये वैल्यू आएगी 3.57। सिमिलरली 2.40 डिवाइडेड बाई 1, 2.40। सिमिलरली 16.67 अपॉन 14, 1.19 आ जाएगी। 38.07 अपॉन 16, 2.38 आ जाएगी। समझ में आ गया आपको? अब क्या करना है, इन सब में आपको एक मिनिमम निकालना है। मिनिमम सबसे क्या है? 1.99। अब इन सब को, ये क्या है? सिंपलेस्ट रिलेशन। क्या करना है आपको? जो सबसे स्मॉलेस्ट है सबको उससे डिवाइड करना है। 3.57 डिवाइड बाई 1.19, 2.40 डिवाइड बाई 1.19, 1.19 डिवाइडेड बाई 1.19, 2.38 डिवाइडेड बाई 1.19। राइट, अब जब इसको आपको जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको एक इंटीजर वैल्यू निकालनी है। सपोज आपको 2.98 समथिंग आया या 3.13 आया, तो आपको राउंड ऑफ में करके 3 में लिख लो। सिमिलरली इसका जब करेंगे राउंड ऑफ करके 2 आ जाएगा। ये तो डिवाइड करके सिंपली 1 आ गया, और इसका जब राउंड ऑफ करेंगे तो 2 आ जाएगा। राइट, तो जो ये वैल्यूज आई हैं, देखिए डिवाइड करके मैंने बताया ना इंटीजर फॉर्म में लिखना है। जो ये वैल्यू आई है फाइनल, ये आपकी इंपेरिकल फॉर्मूले निकालने में काम आएगी। कैसे? C3H2N1O2, ये आपका जो है ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया जो आपको निकालने को कहा था। समझ में आपको गाइस क्या कह रहे हैं? नाउ अब क्या करें, आगे पूछा है कि 5.5 ग्राम ऑफ माइनर प्रोडक्ट इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ बेंजीन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ये हायर देन द प्योर बेंजीन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द माइनर प्रोडक्ट, देन डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब देखिए, मैं इसको इंपेरिकल फॉर्मूला पता लग गया, मैं ये सारी कैलकुलेशन हटा देता हूँ, ओके, ताकि आपको आसानी रहे। नाउ अगेन फॉर्मूला क्या होता है आपका? डेल टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। राइट, क्योंकि अब देखिए क्या है, बेंजीन के अंदर आपके जो रिएक्शन हो रही है, बेंजीन क्या है? एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई की वैल्यू 1 मान ली मैंने खुद से। राइट, अब क्या हो गया, इसको आप कैसे लिख सकते? के बी इंटू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। नाउ अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली वो जो प्रोडक्ट बना है उसका है। अब ये क्या हो जाएगा? डेल टी बी क्या दिया है? 1.84। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन ऑफ द प्योर बेंजीन, इंक्रीज हुआ है इतना। के बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 2.53 मोलर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। नो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 5.5 ग्राम माइनर प्रोडक्ट है, उसे डिसोल्व किया था आपने, ये डब्ल्यू है 45 ग्राम वाले में डिसोल्व किया, अभी हो गया एम। अब देखिए मुझे माइनर प्रोडक्ट नहीं पता है, तो मैं इसका मान लेता हूँ सपोज एम मोलिकुलर मास है इसका, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। राइट, अब जब इसको आप पूरे को सोल्व करेंगे तो एम की वैल्यू आपकी आ जाएगी 168। ये बेसिकली क्या है? मोलिक्यूलर मास है उस माइनर प्रोडक्ट का। अब मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ये n क्या होता है? n होता है मोलिक्यूलर वेट, जो आपने निकाला मोलिक्यूलर मास है मोलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूले से जो आपने वेट निकाला। ये तो आ गया 168, ये निकाला आपने ये वाला। एम्पेरिकल वेट क्या होगा? इससे निकाल लें, यानी 3 इंटू 12, 2 हाइड्रोजन है प्लस 2 इंटू 1, n है तो प्लस 14, 2 ऑक्सीजन है प्लस 16 इंटू 2। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 84। तो n की वैल्यू होगी आपकी 2 को आप इसमें रख दें, तो मोलिकुलर जो फॉर्मूला बना आपका क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ये क्या है? C3H2NO2। राइट गाइस, समझ में आ रहा आपको? यानी C6H4N2O4। अब देखिए गाइस, अब N2O4 मैंने लिख दिया, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं C6H4NO2 का ट्वाइस। अब देखिए मैं आपको एक ऑर्गेनिक अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको एक बहुत ही प्यारी रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की। बेसिकली ये जो रिएक्शन पूरी कराई है उसी की है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब इसमें पूछा क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। नाइट्रेशन जब बेंजीन का करते हैं, इन्होंने क्या किया, कंसंट्रेटेड HNO3 और
H2SO4 का जो मिक्सचर है उससे रिएक्शन कराई। वी नो गाइस कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 जब मिलते हैं, HNO3 है तो बेसिकली NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें देखें गाइस आप, अगर आपको कंफ्यूजन है। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है और ये सिंपली NO2 इसमें जुड़ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली NO2 जुड़ जाता है। ये तो हो जाता है मेजर प्रोडक्ट, लेकिन साइड में और प्रोडक्ट भी बनते हैं इसके, जैसे NO2 या NO2। इतना जब आपने देख लिया कि दो NO2 है तो आपको क्या हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपका ये बन गया। राइट, समझ में आ रहा आपको गाइस मैं किस सेंस में कह रहा हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सो अब देखिए दो, अगर सपोज यहाँ 3 आते तो आपका ये स्ट्रक्चर हो जाता, 2 आए हैं तो आपका ये स्ट्रक्चर मान ले, आंख बंद करोगे। वैसे भी ये माइनर प्रोडक्ट्स ही होते हैं। समझ में आ रहा आपको गाइस मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपका हो गया, मोलर मास भी निकाल लिया आपने, मोलिकुलर और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बता दिया। मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हो गया, और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बता दिया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। दोबारा देखें, इसको नहीं समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन वाटर फ्रीजेज एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ TF सॉल्यूशन दिया हुआ है बेसिकली -30 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इन वाटर यानी TF ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ना भी दिया हो तो मान ही लेंगे हम। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.51, राइट। सो P नोट दिया हुआ है आपका 23.51 mmHg, एंड KF दिया हुआ है ऑफ वाटर, ऑब्वियसली सॉल्वेंट का ही होगा, 1.86। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। नाउ देखिए मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला क्या है, P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि P नोट माइनस PS अपॉन PS इसे सिंपल हो जाता है NB अपॉन NA, वेयर B सपोज B आपका क्या है, सोल्यूट है, एंड लेट जस्ट सपोज A आपका सोलवेंट है, राइट। यानी B A क्या है, वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। P नोट आपका 23.5 दिया हुआ है, PS निकालना है। अगर ये मुझे NB अपॉन NA निकाल लूंगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब NB अपॉन NA की कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए डेल TF का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, डेल TF क्या है, M इंटू KF। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ है तो मैं I1 मान लेता हूं, नहीं दिया हुआ है कुछ ऐसा कंडीशन है तो मैं देखूंगा भी नहीं। आई होप गाइस समझ पा रहे होंगे आप। नाउ डेल TF क्या है, TF ऑफ सोलवेंट माइनस TF ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू KF। अभी मोलैलिटी पे आप पिन करके रखें। TF ऑफ सोलवेंट 0 माइनस ये क्या है, माइनस 0.3 है गाइस, ये 0.30 नहीं है, 0.30 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो माइनस 0.30 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M इंटू KF क्या हुआ है, 1.86। सो मोलैलिटी क्या होगी आपकी 0.1613। कैलकुलेट करे ना करे, आपकी जैसे भी इजी पड़े कैलकुलेशन वो देख ले, राइट ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से देखिए, मोलैलिटी का मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। ओके गाइस, नाउ मास ऑफ सोल्यूट अगर मोलिकुलर मास है, मुझे NB अपॉन NA की है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, पिछली वीडियो में, इस तरह की वैल्यू हो तो आप इस तरह से, WB अपॉन MB है एंड 1000 अपॉन WA है, तो मैंने MA अपॉन MA से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या है, ये तो ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता ही है, और ये क्या हो गया, NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट इनटू क्या होगा 1000 अपॉन MA। MA क्या है आपका सोलवेंट, यानी 1000 अपॉन 18। समझ में आ रहा है। मोलैलिटी क्या है 0.1613। समझ में आ गया आपको गाइस, 1613। नाउ इसको जब आप सोल्व करते हैं तो इससे आपके NB अपॉन NA की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.9 इंटू 10⁻³ बस ये इसमें रख दे, इसमें रख दे तो क्या आ जाएगा, P नोट आपका क्या दिया है 23.51 माइनस PS अपॉन PS, और ये क्या वैल्यू है 2.9 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट कर लें PS की वैल्यू, PS राइट, तो 23.44 वैल्यू आ जाएगी।
mmHg में वैल्यू दी हुई है, ये हो जाएगा। राइट, सही देखिए गाइस, कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करनी रहेगी थोड़ी सी। कैलकुलेशन भी ना करें, फाइनल एंड में कर ले, जैसे भी आपको सहूलियत लगती है कैलकुलेशंस की। आई होप गाइस आपको समझ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन। 50 ml बेंजीन दिया हुआ है, इसमें कंपाउंड डाला है कोई 0.643 ग्राम। राइट, बेंजीन की डेंसिटी दीजिए 0.879 ग्राम पर ml में, तो अगेन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ से मास निकाल ही देता हूँ। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0.879 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया 50 ml, तो क्या हो जाएगा 43.95 ग्राम्स। कैलकुलेट कर लिया, कोई टेंशन नहीं। ना जैसे ही इन्होंने इसमें डाला तो जो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट था डिक्रीज हो गया फ्रॉम 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5.03 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब डेल टी एफ क्या हो गया, टी सोलवेंट का क्या था 5.51, जैसे मिला दिया सॉल्यूशन बन गया 5.03.48 डेल टी एफ भी हो गया। इफ के एफ ऑफ बेंजीन यानी सोलवेंट कैलकुलेट ये 5.12 कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड। टू इजी, डेल टी एफ ए बेंजीन है, आई कुछ मैं 1 ही मान लूंगा, लिखता ही नहीं। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इंटू के एफ क्या दिया हुआ है, के एफ फिलहाल के एफ ही लिख लेता हूँ। अब वैल्यूज पुट कर दें, डेल टी एफ क्या दिया हुआ है 0.48 निकाल लिया था हमने यहां से ना हो। अब वैल्यू पुट करें आगे, W ऑफ सोल्यूट क्या है 0.643 को मास ऑफ सोल्यूट क्या है ये निकालना है जो ऐड किया था, इंटू 1000 अपॉन कितने मास सोलवेंट में डिजोल्व किया था निकाल लिया था 43.95 इंटू के एफ की वैल्यू क्या है 5.12। कैलकुलेट करेंगे पूरा का पूरा, सब दी हुई है, एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी 156 ग्राम पर मोल। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। सो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए गाइज, ये पूरा लंबा चौड़ा पैसेज दिया हुआ था, इस पे 3 क्वेश्चन है बेस्ड जो हमें करने थे। राइट, तो पैसेज आप पढ़ लें, कोलिगेटिव की प्रॉपर्टीज डे टू डे, ये फालतू की चीज़ है, कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं बताना। सिमिलरली ये भी फालतू का चीज़ है, कुछ नहीं है, इसे आप हटा दें। अब यहाँ से देखें, इन्होंने क्या कि सॉल्यूशन एम इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इथेनॉल प्लस वाटर को मिक्स कर दिया, एक सॉल्यूशन बनाया। द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल सपोज एक्स ई इज 0.9। अब क्योंकि 0.9 है तो ये एक्स वाटर W मान लो इसे, एक्स वाटर क्या हो जाएगा 1.09। क्या होता है देखिए, एक्स सॉल्यूशन है तो एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सोलवेंट मिलके 1 होता है, एक पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं 1 माइनस। अभी मुझे सोल्यूट क्या है सोलवेंट क्या है ये नहीं पता, तो ये हो गया 0.1। अब देखिए सोलवेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है किसी सॉल्यूशन में, तो इसमें 0.9 है, यानी 90% लगभग इथेनॉल है उस सॉल्यूशन में, H2O 10% है। तो मैं ये कह देता हूं कि ये मेरा इस केस में सोलवेंट है और ये वाटर सोल्यूट है, यानी इथेनॉल को वाटर में नहीं डाला है, पानी को इथेनॉल में डाला है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन M निकालना है। अब देखिए इसमें आप 1 बाय 1 देखिएगा, ये आप देख लीजिए वैल्यू कहाँ से उठाइए, मैं थोड़ा इसे डायरेक्ट करूंगा थोड़ा जल्दी। वैल्यू सारी की सारी ऐसी हैं, यहीं पे लिखी हुई है, तो कुछ भी कुछ होगा तो आप पलट के देखिएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन M निकालना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन क्या होता है, डेल टी एफ इक्वल्स टू टी सोलवेंट माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको ये निकालना है टी सोलवेंट क्या है, टी एफ इस केस में आपका इथेनॉल है। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल अगर आप पीछे देखेंगे इज गिवन एंड दैट इज 155.7 दिया हुआ है, यानी माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन। टी एफ ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। और ये क्या होता है, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू के एफ, यानी सोलवेंट क्या है इथेनॉल है इथेनॉल के केस में, राइट। सो के एफ ऑफ इथेनॉल हो गया इंटू मोलैलिटी। अब इसको जब आप इक्वल कर देंगे के एफ ऑफ इथेनॉल इंटू मोलैलिटी, ये क्या हो गया आपका वैल्यू निकल जाएगी ना। आपको एम की वैल्यू निकालने, के एफ ऑफ इथेनॉल आपको ऑलरेडी गिवन है, ये दी हुई है 2, राइट। सो ये हो गया 2, मुझे मोलैलिटी निकालनी है बस। तो मोलैलिटी एम क्या हो जाएगा
कि मास ऑफ सोल्यूट यानी वाटर है अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट WA। अब मुझे इसमें मोल फ्रैक्शंस पता है गाइज, पिछले क्या है मोल फ्रैक्शंस पता है इसमें। अब मैं इस फॉर्मूले को किसी तरह से मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे करूंगा, अब देखिए ये तो क्या हो गया NB हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन WA इंटू 1000। तो मैंने आपको NB अपॉन NA वाला फॉर्मूला बताया था ना, तो ऊपर नीचे MB से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी MA से, मास ऑफ सोलवेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलके तो हो जाएगा NA, तो यानी NB अपॉन NA इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ WA क्या है सोलवेंट। नाउ मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट क्या होता है C2H5OH 46, में यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ 46 ताकि आपको दिक्कत ना हो। आई होप गाइज आपको समझ पा रहे हो यहाँ तक। अब मुझे XB और XA की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लेट जस्ट डिवाइड ऊपर नीचे NA प्लस NB, तो NB अपॉन NA प्लस NB अगर मैं कर देता हूँ अपॉन NA प्लस NB। गाइज ये फॉर्मूला जो फाइनल बनेगा आप इसको रट भी सकते हैं, सो इंटू 1000 अपॉन 46 यहाँ, सो जो मोलिकुलर मास होगा यहाँ पे सोलवेंट का वो है ये, राइट, उस तरह से याद कर सकते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा XB अपॉन XA इंटू 1000 अपॉन 46 हो गया। इस फॉर्मूले को याद कर लिए, ये क्या है यहाँ पे बेसिकली MA है यहाँ पे, राइट। अगर मोलर उसमें करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। XB XA निकल गया है, मोलैलिटी कैसे निकालूं यहाँ से, XB क्या है 0.1 वाटर की, XA क्या है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इथेनॉल 0.9 इंटू 1000 अपॉन 46, ये हो गया। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दें इस फॉर्मूले में, राइट। अब मैं इसे नीचे का सारा ये हटा देता हूँ, तो इसको मैं इसमें रख देता हूँ। सो 155.7 माइनस TF ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा M क्या हो गया 0.1 अपॉन 0.9 इंटू 1000 अपॉन 46 इंटू 2। इस पूरे को आप जब सोल्व करेंगे तो TF ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 150.9 केल्विन, राइट गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इसमें क्या हो गया 150, राइट, तो D ऑप्शन। अब देखिए इसमें केल्विन इसलिए लिया है कि सारे के सारे केल्विन में दिए हुए हैं, राइट। सिमिलरली वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन M का। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं, VP ऑफ सॉल्यूशन, VP ऑफ सोल्यूट यानी वाटर प्लस VP ऑफ सोलवेंट यानी इथेनॉल। सब इसको PA मान लेता हूँ, उसको PB मान लेता हूँ, यानी PA प्लस PB। ये क्या हो जाएगा P नोट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नोट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी वाटर है 0.1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी इथेनॉल है 0.9। P नोट A एंड P नोट B आप गिवन है, यानी स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ H2A, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ C2H5, प्योर वाटर का दिया हुआ है, राइट। तो इन्हीं वैल्यूज को आप पुट कर दें। सो यहाँ पे आ जाएगा 32.8 इंटू 0.1 प्लस 40 इंटू 0.9, तो PS ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 39.28 mmHg, राइट। थोड़ी राइटिंग गंदी होगी गाइज, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया। 39.28 mmHg हो गया। सो जो आपका आंसर है इधर है आपका ऑप्शन A, अप्रोक्स हो गया ना इक्वल। नाउ अब बोला है कि वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन M सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन बिकम्स 0.9 एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। अब इन्होंने उल्टा कर दिया, यानी अब क्या किया कि इन्होंने कहा कि किसी तरह की वाटर का तो 0.9 हो गया XE, तो उल्टा कर देंगे XE का क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो बस अब बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू वही सेम कैलकुलेशंस करनी है, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट इसमें बॉइलिंग पॉइंट की कैलकुलेशंस करनी है। तो अगेन वही फॉर्मूला लगा दें, डेल TB निकाल TB अपॉन KB इंटू M। तो M अगेन क्या हो जाएगा KB इंटू X ऑफ सोल्यूट अपॉन X ऑफ सोलवेंट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। इन दिस केस मुझे मास ऑफ सोलवेंट है 18 हो जाएगा, वाटर है। सो KB आपका क्या दिया हुआ है 0.52, ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.9 इंटू 1000 अपॉन 18, तो डेल TB का हो गया ये। और डेल TB क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था फ्रीजिंग पॉइंट इसमें सोलवेंट माइनस सॉल्यूशन होता है, और इसमें सॉल्यूशन माइनस
सोलवेंट हो जाता है, राइट। तो ये इक्वल्स टू हो गया 0.52 इंटू 0.1 अपॉन 0.9 इंटू 1000 अपॉन 18, राइट गाइस। नाउ टी ऑफ सोलवेंट दिया हुआ इन्होंने 373, देखिएगा। एंड वैसे भी अगर नहीं भी दिया होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, तो यानी केल्विन में तो 373 हो जाएगा। तो टी सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट यानी इसमें क्या ऐड कर दें, माइनस, ये 373 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो जो पूरा आप सोल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 376.2 केल्विन। देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, वो इंक्रीज भी हो गया सॉल्यूट डाल के, राइट। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो उसमें आपका ऑप्शन हो गया बी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given that del TF is the depression in freezing point of solvent, the solution of a non-volatile solute of molality m, the quantity A is equal to, देखिए गाइज इसमें कैसे करेंगे। सो del TF we know is m into non-volatile solute है n into KF, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या है, del TF को इधर ला दिया है m into KF, अब इसको लिमिट कर दिया है m into 0, राइट। ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू लिमिट m इंटू 0 ऑफ KF। समझ में आ रहा आपको गाइज। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल, ये कांस्टेंट है गाइज, इसको क्या चेंज करेंगे आप, कांस्टेंट लाइन है, कुछ भी 0 पे कर दें। अब ये m है, ये KF है, ये K है, KF सिंपल स्ट्रेट लाइन है, कितने भी m की वैल्यू हो जाए, ये KF यही है आपका, m मतलब ये मोलैलिटी, राइट। अब m टेंडिंग टू 0 कितना हो जाए, K की वैल्यू तो KF ही होगी ना इसकी, समझ में आपको। सो आंसर क्या है इसमें आपका, कुछ नहीं है, KF है। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए गाइस, व्हाट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई 25%। और एक और चीज पूछी है, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि सपोज 100 ग्राम मेरा वाटर था ये कंटेनर में, इसमें मैंने W ग्राम यूरिया डाल दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने W ग्राम यूरिया डाला, वेपर प्रेस डिक्रीज हो गया बाई 25%। समझ में आपको, वेपर प्रेशर हो गया आपका 25%, यानी डेल P अपॉन P नोट क्या हो गया 25 अपॉन 100। सपोज डेल P क्या है 25, मतलब 25 से डिक्रीज हो गया, ओरिजिनल अगर मैं 100 मान लूँ तो 25 अपॉन 100। समझ में, अब इससे क्या है, आपको W निकालना है और बाद में मोलैलिटी निकालनी है। नाउ वी नो गाइज, because P naught minus PS upon P naught is mole fraction of solute, right। और ये क्या होता है, इक्वल्स टू डेल P अपॉन P naught, इसको आप डेल P लिख देते हैं, और ये दिया हुआ आपका 25 अपॉन 100, 25%। इससे X सोल्यूट आपका निकल गया, समझ में आपको, X सोल्यूट क्या निकल गया, X यूरिया, सोल्यूट क्या आपका यूरिया है ना 1/4 यानी 0.25, X निकल गया आपका। नाउ X क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट। ये हो गया आपका 1/4, 1/4 ही लिखता हूँ कैलकुलेशन की आसानी के लिए। सो अब इसको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया को, एन यूरिया क्या हो गया, मास अपॉन मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ वो मास, ये W निकालना है, अपॉन मोलिकुलर मास, यूरिया का मोलिकुलर मास क्या होता है 60। अब अगेन एन वाटर क्या होगा, मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, मोलिकुलर मास क्या होता है 18। इसको अब इन में रख दें, इसको रख दें W अपॉन 60 अपॉन W अपॉन 60, राइट, प्लस ये यानी 100 अपॉन 18। अब इसको जब आप पूरी रिएक्शन को सोल्व करेंगे, उल्टा कर दें इसे, डिवाइड हो जाएगा ये और इससे कैलकुलेट करके W की वैल्यू आपकी आ जाएगी 111.1 ग्राम। सिर्फ कैलकुलेशन है गाइज और कुछ नहीं है, समझ में आ रहा आपको गाइज। नाउ जैसे ही मुझे अब ये पता लग गया कि W ऑफ कितना सोल्यूट यानी यूरिया 111 ग्राम है, तो मोलैलिटी निकाल सकता हूं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। W सोल्यूट क्या है 111.1, राइट, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है यूरिया का 60 इंटू 1000 अपॉन 100 दिया हुआ है, राइट। इसको सोल्व करेंगे तो 18.5 मोलैलिटी आ जाएगी। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, 18.5 लिखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 twice in a dilute aqueous solution containing 7 gram of salt per 100 gram of water
एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 70%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया। इफ द वेपर प्रेशर वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 760 mm, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ अभी सर डिसोसिएशन करा रखा है, तो मैं इसे पहले डिसोसिएशन करा के देख लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या चल रहा है। ये 2NO3 हो जाएगा। अब फिर 70% डिसोसिएशन दिया है, 0.70 मान लूँ इसको 100 हो जाएगा ये। सो 1 माइनस सपोज एल्फा हुआ तो यहाँ एल्फा बनेगा, ये 2 है तो यहाँ 2 एल्फा बन जाएगा। सो आपका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एल्फा प्लस ये 2 एल्फा। तो इससे आई की वैल्यू होगी आपकी 1 प्लस 2 एल्फा। एल्फा क्या है 0.7, तो 1 प्लस 2 इंटू 0.7 रख दें, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 प्लस 1.4 यानी 2.4। सो आई की वैल्यू आपकी हो गई 2.4 आ गई यहाँ से। नाउ इन्होंने क्या है कि क्योंकि डिसोसिएशन किया है, अब 4 आई की वैल्यू निकल गई। अब क्योंकि डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है, तो फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन वी नो सो कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट किसके इक्वल हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए के। नॉर्मली पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस होता है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि डिसोसिएशन और आई निकला है, एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, तो आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। समझ आ रहा। सो नाउ पी नोट क्या है, 760 दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। पी नोट क्या है, सोलवेंट का रहता है ना, क्योंकि देखिए ये डाला आपको वाटर में, कैल्शियम नाइट्रेट डाला है वाटर में, तो वाटर क्या है आपका सोलवेंट, यानी 760 माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन है, राइट। सो क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही निकालना है, तो पी एस अपॉन 760। आई क्या है 2.4, एन बी अपॉन एन ए। एन बी क्या है, सोल्यूट है, और सोलवेंट क्या है ए। अब एन बी अपॉन एन ए निकालें, एन बी क्या है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, एन ए क्या है मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोलवेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोलवेंट। सो अब वैल्यू रख ले, 2.4 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट क्या है, डब्ल्यू बी क्या दिया हुआ है 7 ग्राम, डिवाइड बाई एम क्या है कैल्शियम नाइट्रेट का जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे आप 164 आ जाएगा, इंटू एम ए क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 आ जाता है, और ये 100 ग्राम में डिसोल्व किया था 100 ग्राम, राइट गाइस। सो अब जब इस 760 माइनस पी एस अपॉन 760 ये पूरी इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, सो आपका पी एस की वैल्यू आ जाएगी 745.98 अप्रोक्स। तो ये अप्रोक्स 746 मान लें एम एम एच जी, राइट, क्योंकि एम एम एच जी में दी मैं 746। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया, कुछ था नहीं, बस आपको ये समझ में आना चाहिए था, आई यहाँ पे लिखना है, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mmHg, ए नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग इतना इज एडेड टू इतना बेंजीन, यानी बेंजीन क्या है सोलवेंट है, राइट, और ये सोल्यूट है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर जो एडिशन डिक्रीज हो गया टू 600 mmHg। What is the molecular weight of the solid substance? Now we know guys, P नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एन बी अपॉन एन ए होता है। एन बी क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका सोल्यूट है, और ए क्या है आपका सोलवेंट है। सो ये हो जाता है इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू एन ए है मास ऑफ सोलवेंट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। सो वैल्यू पुट कर दें गाइज, तो ये पी नोट क्या दिया हुआ है आपका 640 माइनस पी एस क्या है 600 अपॉन पी एस क्या है 600 इंटू सॉरी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी क्या है 2.175 एम निकालना है आपको कि क्या सब्सटेंस ऐड किया था, इनटू 78 बेंजीन का हो गया मॉलिक्यूलर मास अपॉन 39 ग्राम है उसका जो जिसमें डिसोल्व किया, राइट। इस पूरे को आप सोल्व करेंगे तो एम की वैल्यू आ गई 65.25, राइट, ग्राम पर मोल। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm ऑफ मर्करी एट 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट। नाउ वेपर प्रेशर दिया हुआ है इसका, तो लेट्स जस्ट सपोज वी नो कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। सिंपल वैल्यू दी हुई गाइस, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का,
तो पी नोट क्या है, सोलवेंट का होता है, और पी सॉल्यूशन क्या है, जब आपने ग्लूकोज डाल दिया, यानी इसमें क्या दिया है 750, ये 750 है, राइट गाइज। और ये क्या है पी नोट, सोलवेंट क्या होता है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का आपको बताया था मैंने 760 mmHg होता है, स्टैंडर्ड है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो दी ही हो ना दी हुई हो हमें लेना है। तो 760 माइनस पी एस क्या है 750 अपॉन 750 क्या हो जाएगा 10 अपॉन 750, इसका मतलब 1 अपॉन 75। तो ये वैल्यू जो हो गई आपकी क्या होगी इसकी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, आपकी वैल्यू होगी इसकी 175। ये तो आपने अब निकाल लिया, राइट। अब आपको निकालने मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। नाउ सपोज मोलैलिटी निकालता हूं मैं, पहले मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट, यानी W सोलवेंट इंटू 1000, ऊपर नीचे मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा सोलवेंट N सोल्यूट अपॉन N सोलवेंट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट क्या है 18, राइट गाइज। सो NB अपॉन NA की वैल्यू हमने यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो M इक्वल्स टू 1 अपॉन 75 इंटू 1000 अपॉन 18, इसको कैलकुलेट करेंगे आपको आएगा 0.74 मोलल सॉल्यूशन, 0.74, राइट गाइज। सिमिलरली जब इसको आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, राइट। इसको मैं इनवर्स कर देता हूँ, 1 अपॉन एक्स सोल्यूट इक्वल्स टू उल्टा कर देता हूँ, तो N सोल्यूट प्लस N सोलवेंट है अपॉन N सोल्यूट आ जाएगा, N सोल्यूट, ये डिवाइड हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1। ये क्या है N सोलवेंट अपॉन N सोल्यूट, ये क्या है N सोल्यूट अपॉन N सोलवेंट, तो उल्टा हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा N, ये सोल्यूट अपॉन सोलवेंट है, ये सोलवेंट अपॉन सोल्यूट है, तो उल्टा करके 75 लिख देते हैं, राइट गाइज। तो क्या हो जाएगा 76, ये क्या है ये, तो X सोल्यूट क्या हो गया 1 अपॉन 76, ये आपका आंसर हो गया। आई होप गाइज आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल मिथेनॉल आर ये Hg mmHg respectively. An ideal solution is formed at the same temperature by mixing 60 gram of ethanol and 40 gram of methanol. Calculate the total vapor pressure of the solution and the mole fraction of methanol in vapor. So PS solution निकालना है, क्या होता है जो प्रेशर है ड्यू टू दी इथेनॉल सपोज E प्लस प्रेशर ड्यू टू दी मिथेनॉल M। नाउ ये क्या हो जाएगा P नोट XE वेपर प्रेशर ऑफ E प्लस P नोट M यानी मिथेनॉल का इंटू XM, राइट गाइज। नाउ XE अपॉन XM कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां निकाल लेता हूं मैं। XE क्या हो जाएगा NE अपॉन NE प्लस NM एंड XM क्या हो जाएगा 1 माइनस XE। तो इससे पहले भी वैल्यू निकाल लेते हैं XE की, क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल यानी 60 अपॉन 46 मिथेनॉल का मास है, इथेनॉल का अपॉन 60 अपॉन 46 प्लस मास अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ मिथेनॉल कितना दिया हुआ है 40, मास दिया हुआ है 32 उसका मोलिकुलर मास है, राइट। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके रफली 0.51 आ जाएगा। XE आ गया तो XM क्या हो जाएगा 1 माइनस XE यानी 0.49। तो XE और आपको XM पता लग गया, तो PS क्या हो जाएगा P नोट क्या दिया हुआ है 44.5 इंटू 0.51, राइट, प्लस P नोट M क्या है 88.7 इंटू 0.49, ये निकला हुआ है। कैलकुलेट कर लेंगे, इस सिंपल कैलकुलेशन है कुछ नहीं है, तो 66.158 mmHg अप्रोक्स आपका आंसर आ जाएगा। ओके सो ये तो आपका निकल गया PS सॉल्यूशन। आपको क्या निकालना है वेपर प्रेशर तो निकाल दिया आपने, और मोल फ्रैक्शन भी निकालना है इन वेपर फेज ऑफ मिथेनॉल। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज जब निकालना है, देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए
लिक्विड में मिथेनॉल है, इसकी वजह से ऊपर कुछ वेपर प्रेशर आ रहा है, लेकिन वेपर मिथेनॉल कुछ वेपर फेज में भी है, उसका भी कुछ वेपर प्रेशर आ रहा होगा। तो ये इन सच ए वे होता है कि इसका PS इंटू XM वेपर फेज में, समझे, इसका PS इंटू XM इक्वल्स टू हो जाता है इसका P0M इंटू XM के फॉर्मूला है। यानी जो वेपर प्रेशर होगा, इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो उसके मोल फ्रैक्शन से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, वेपर प्रेशर मुझे उस पर्टिकुलर लिक्विड का पता लग जाएगा, इन दिस केस मिथेनॉल, और इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ड्यू टू दिस मिथेनॉल क्या होता है P0M XM। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो आपका फॉर्मूला निकल जाएगा, राइट। अब मोल फ्रैक्शन में ये पूछा गया मुझसे XM इन वेपर फेज, सो P0M क्या दिया हुआ है आपका इंटू XM, P0M इंटू XM यहां निकाला था, P0M क्या है 88.7 इंटू 0.49 निकाला था अभी, डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो अभी निकाला था इसका, ये बेसिकली, राइट। सो 66.158 कैलकुलेट करेंगे, 0.656 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा और ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An organic compound CxH2yOy was burnt with twice the amount of oxygen needed for complete combustion to CO2 and H2O। ठीक है, CxH2yOy जब कंबशन होगा XO2, नॉर्मली हमें क्या देता है XCO2 प्लस YH2O, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। सो इन्होंने क्या क्या है, जो नॉर्मली इस कंप्लीट कंबशन के लिए O2 चाहिए होती है, हमने उससे दुगनी ऑक्सीजन ले ली है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, द हॉट गैस इज व्हेन कूल्ड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर मेजर्ड 2.24 लीटर्स, राइट गैस। नाउ अब ये हीट हुआ हुआ कंबशन है, तो फाइनली क्योंकि दोगुना लिया था तो कुछ ऑक्सीजन बची होगी और एंड में कुछ CO2 बनी होगी। समझ में आपको, पूरी अगर यूटिलाइज हो जाती तो खाली CO2 होती, लेकिन अभी कुछ O2 बची है, कुछ CO2 बनी है, तो उसका जो इन्होंने क्या किया है, इसका वॉल्यूम क्या दिया है 2.24 लीटर्स। द वाटर कलेक्टेड ड्यूरिंग कूलिंग वेट इज 0.9 ग्राम, इसको 0.9 ग्राम बता दिया इन्होंने। द वेपर प्रेशर दिया हुआ है इसका ये, लोअर्ड बाय ये, एंड व्हेन 50 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम वाटर गिव द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस क्वेश्चन को एक दो बार और पढ़िए। अब देखिए क्या है, O2 इन्होंने दुगना लिया है, राइट। सो सपोज ये X है, मेरी कंप्लीट कंबशन में यूज होता है, राइट। सो मैंने 2X ले लिया था, समझ में आपको, मैंने X यूज होता है, इन्होंने दुगना लिया तो मैंने X के बजाय 2X ले लिया। अब ना फाइनल रिएक्शन में क्योंकि ये XO2 पूरा यूटिलाइज होके XCO2 प्लस YH2 बनाता है, तो मेरा X2X में क्या बचा होगा, X बच गया भाई, 2X है, इनमें से एक X तो यूटिलाइज होगा इन दोनों को बनाने में, तो एक X लेफ्ट हुआ, राइट। समझ रहे हैं आप, तो एक X मेरा जो फाइनल हॉट गैसेस बोली हैं वो लिया, तो मैं क्या कर देता हूं, लेफ्ट ओवर O2 कितना है X, CO2 कितना फॉर्म्ड हुआ X। अब इन्होंने क्या किया, हॉट गैसेस एट द एंड ऑफ क्या लिया हुआ है, यानी 2X, 2X क्या मान लेता हूं 2.24 लीटर्स दिया हुआ है इन्होंने, राइट। सो X क्या हो गया 1.12 लीटर्स। समझ में आपको गाइस मैं क्या कह रहा हूं, यानी ये 1.12 लीटर लिया, 1.12 ये बन गया, ओके। नाउ ये लीटर्स में दिया है X, अगर मुझे इसे मोल्स में कन्वर्ट करना है तो कितना करूंगा, 1.2 को 22.4 लीटर से डिवाइड कर दूं मैं, राइट। ये लीटर में, ये लीटर में, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, यानी 0.05। समझ में आ रहा आपको, ये 1.12 लीटर्स था। नाउ X अगर मैं मोल्स में देखूं तो X है 0.05 मोल्स, तो ये 0.05 मोल्स लिया होगा, तब ये 0.05 मोल्स बना होगा, राइट। ये लिया नहीं होगा, ये लिया तो है 2.05, तो एंड में जो O2 बची होगी 0.05 मोल्स O2 भी बची है, ये बनी है। तो अब YH2 कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकाल दें, मास अपॉन मोलिकुलर मास 0.9 लिया हुआ है, मोलिकुलर मास क्या हुआ 18, तो यानी 0.05, तो X और Y की रेशियो आ गई 0.05, X भी है 0.05, Y भी 0.05 है, तो ओके गाइस। नाउ मुझे क्या पता लग गया है,
मुझे एक तो y की वैल्यू पता लगी है ये, और x की वैल्यू पता लगी है ये, और ये क्या है। अब मुझसे इन्होंने पूछा है मोलिकुलर मास बताना है, कंपाउंड मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का। सो अब ये तो हो गया, मैं इसे हटा देता हूँ अभी। नाउ फ्रॉम रोल्स लॉ क्या होगा, अगेन वही पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। समझ में आपको, ये क्या है डेल पी, और डेल पी क्या दिया हुआ है आपको कि लोअर हो गया 0.104 अपॉन पी नोट। पी नोट क्या है 17.5, राइट, ये गिवन है, राइट, कि वेपर प्रेशर प्योर वाटर जो 17.5 था, वो जैसे इन्होंने ये रिएक्शन हुई ये डिक्रीज हो गया इतना 0.104 में। समझ में आ गया। तो एक्स सोल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। अब इसको आप उल्टा करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस एन सोलवेंट अपॉन एन सोल्यूट इक्वल्स टू आ जाएगी 168.27। सो एन सोलवेंट अपॉन एन सोल्यूट क्या है, NH2O अपॉन एन CXH2YOY, मैं ऐसे CX से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगी 168.27 माइनस 1 यानी 167.27, ये होगी NH2 अपॉन NCX, राइट गाइज। नाउ अब इसका हम वैल्यू रख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स की। सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हो जाएगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास, राइट। सो 1000 ग्राम लिया हुआ है वाटर अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 18 मल्टीप्लाइड बाई NCX क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलिकुलर मास, राइट। 50 ग्राम लिया हुआ है, 50 ग्राम डिवाइड बाई इसका हमें मोलिकुलर वेट निकालना है अभी फिलहाल, राइट। तो ये हो गया। अब क्या होगा, इसको इक्वल कर दिया 167.27। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू होगी 150। 150 जो आपका CXH2YY आया, इसका फॉर्मूला है, राइट गाइज। नाउ अब देखिए x और y दोनों लगभग सेम रेशियो में थे। x क्या था 0.05, y क्या था 0.05, तो x एंड y इक्वल है। तो मैं x H2YOY को रिप्लेस करके XH2XOX लिख लेता हूँ, राइट। इसका पूरे का मोलिकुलर मास है 150। सो सपोज x इंटू मोलिकुलर मास ऑफ 12 प्लस 2x इंटू मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1, राइट, प्लस 16 इंटू मोलिकुलर ये x इंटू मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन x 150। इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ गई, x 5 आ गई, तो यानी C5H10O10O5, राइट। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, C5H10O5 हो गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट गाइज। एक बार इस पर दोबारा से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two liquids A and B form ideal solution at 300 Kelvin. The vapor pressure of solution containing 1 mole of A and 3 mole of B is 550 mmHg. Right? So दो केसेस हैं कि जब 1 मोल A है प्लस 3 मोल B है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, सॉल्यूशन का 550 mmHg। नाउ दूसरे केस में क्या किया इन्होंने, 1 मोल बी और ऐड कर दिया, यानी इस नए केस में क्या है 1 मोल तो ए ही है, नाउ 3 के बजाय 4 मोल हो गया अब बी के, और प्रेशर जो इन्होंने कहा है वो इंक्रीज बाई 10 mmHg हो गया, यानी पहले 550 था तो अब पी एस क्या हो जाएगा 560 mmHg, राइट। द वेपर प्रेशर इंक्रीज बाई 10 mmHg। Now determine the vapor pressure of A and B in pure states। या P नोट A and P नोट B पूछा है। अब देखिए गाइज, PS क्या होता है, P नोट A XA प्लस P नोट B XB। अब पहले केस में क्या हो गया, केस 1 इस वाले में PS क्या है 550, P नोट A XA क्या है मोल फ्रैक्शन X। इस केस में देखिए, इस केस में XA क्या हो गया 1/3 + 1 4, एक्स बी क्या हो जाएगा 3/4। तो पी नोट ए यानी 1/4 प्लस पी नोट बी इंटू 3/4। समझना आपको, तो ये क्या हो गया पी नोट ए प्लस थ्री पी नोट बी इक्वल्स टू 4, इधर आ गया 4 × 550। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। अब इसमें देखें अगेन यही फॉर्मूला रख दें, 560 इक्वल्स टू क्या होगा पी नोट ए इंटू पी नोट बी निकालना है, 1 मोल ऑफ ए है यानी एक्स ए क्या हो जाएगा 1/5, और ये क्या हो रहा है एक्स बी 4/5, राइट, 1/4 + 1, तो ये क्या हो गया 1/5
प्लस पी नोट बी इंटू 4/5। तो इससे क्या हो गया, पी नोट ए प्लस पी नो 4 पी नोट बी इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 560। अब ये दो लीनियर इक्वेशन है, इनको सोल्व कर लें। पी नोट ए प्लस 4 पी नोट बी इक्वल टू 5 इंटू 560 है, माइनस कर दें, ये आ जाएगा माइनस पी नोट बी इक्वल टू ये जो भी आएगा। तो कुल मिला के इसको आप जब सोल्व करेंगे आपको फाइनल पी नोट ए निकलेगा और पी नोट बी निकलेगा। भाई ये तो टू इक्वेशंस है ना गाइस, दो लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। तो पी नोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 mm Hg एंड पी नोट बी क्या आ जाएगा 600 mm Hg। कुछ नहीं था, बस लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है, राइट गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 639.70, ये दिया हुआ है, ऑफ Hg। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट इन बेंजीन दिया हुआ है, मतलब सोलवेंट बेंजीन है और सोल्यूट डाला है कुछ, उस सॉल्यूशन का एट सेम टेम्परेचर इज 631.9 mmHg। कैलकुलेट द मोलैलिटी पूछी हुई है। अगेन गाइज पहले तो मोलैलिटी पूछी है, तो मैं मोलैलिटी में देखता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट। मोलैलिटी m इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इंटू 1000। तो यानी n सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इंटू 1000। मैं ऊपर नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोलवेंट से अगेन वही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मुझे भाई मोल्स चाहिए थे ना, तो मैंने कर लिया, ये एन बी हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोलवेंट यानी बेंजीन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन क्या होता है 78। अब ये एन सोल्यूट और एन सोलवेंट की वैल्यू निकल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या निकालेंगे, अगेन वही जो सेम रिपीटेड स्टेप्स है गाइज, ये निकालना है। तो वही पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट होता है ये। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 639.7 माइनस 631.9 अपॉन 631.9 है, क्योंकि देखिए प्योर का तो था 639, प्योर सोलवेंट ये रहा। जैसे ही इसमें सोल्यूट डाला तो डिक्रीज हो गया 631 हो गया, ये हो गया। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 0.012 आ गया। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें, इस वैल्यू को जब आप इसमें पुट कर देंगे तो आपका जो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 0.012 इंटू 1000 अपॉन 78, राइट। सो जो आपका आंसर आएगा लगभग 0.56 मोलर। नाउ गाइज इसमें आपको सोच सकते हैं, अगर आपने किसी और वीडियो को देखा होगा, इस सॉल्यूशन में बहुत स्टूडेंट जो टीचर्स ने 0.166 निकाली हुई है। बेसिकली इन्होंने किया क्या है, देखिए फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया था पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये तभी होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। लेकिन उन गाइज ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पी एस के बजाय सभी ने, मुझे लगता है कि सभी ने एक ही जगह से कॉपी मारा है, तो ये क्या कर दिया यहाँ पे पी नोट कर दिया। लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होता, ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो जो मैंने आंसर लाया वो सही लाया, और मेथड आपको कुल मिला के मेथड पता लग गया होगा क्या है, राइट। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी को सही या गलत बता रहा हूँ, मैं बस जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई अगर स्टूडेंट क्वेश्चन रेज करे उस केस में, राइट। और कुल मिला के आपको मेथड पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है मेथड सबने सेम यूज़ किया, लेकिन फॉर्मूला ये यूज़ करें आप, ये जो मैंने आपको बताया था पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, राइट। सो इतना ही था गाइज, और कुछ बचेगा तो मैं आप मुझे बताइए, कुछ रह गए क्वेश्चन आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन हो तो जैसे कुछ अगर एक आध ईयर के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं कभी ले लूँगा। मेरे पास जो एक्चुअली गाइज बुक है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस थे, राइट। सो एक दो क्वेश्चन जो मैं छोड़े वो वे छोड़े हैं जो बेसिकली सिमिलर क्वेश्चंस हैं, अगर एक आध छूट भी गया होगा इन मिनट से, वैसे मैंने कोशिश की है मैं सारे क्वेश्चंस ले लूँ, राइट गाइज। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।